नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ऐसे शख्सियत के ने लिखी है जिन्होंने कि पिछले करीब 4-5 दशकों से भारत की राजनीति को जो है प्रभावित किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की। प्रणब मुखर्जी की ढेरों किताबें हैं, लेकिन सबसे लेटेस्ट किताब जो है प्रणब माय फादर, उनकी पुत्री सुपुत्री जो है शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखी है। ये किताब हमारे पास आई है और इसी बात पर इस किताब में कई चीज़ें लिखी हैं जिस पे चर्चा करेंगे हम खुद शर्मिष्ठा मुखर्जी से। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। प्रणब दा ने गांधी परिवार के 3 पीढ़ियों के साथ काम किया, कई दशकों के राजनीतिक करियर में शीर्ष मंत्रालय और सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर गए। मैडम, मेरा पहला सवाल है जो कि मेरा कि 31 अक्टूबर 1984 के उस जहाज में जो डिस्कस हुआ था उसका मलाल दादा को 2004 और 2009 में भी रहा जब उनके प्रधानमंत्री बनने की बारी थी। तब उस समय में एक र्यूमर ऐसे फैला गया कि जब जब मेरे फादर और राजीव गांधी जी कलकत्ता में थे जब श्रीमती गांधी जी की असैसिनेशन हुई, तो फ्लाइट में जब आ रहे थे तो ये एक र्यूमर फैल गया कि बाबा, क्योंकि वो सेकंड रैंक थे कैबिनेट में, तो उन्होंने प्रधानमंत्री या इंटरिम प्रधानमंत्री बनने की उन्होंने अपना स्टेक क्लेम की। लेकिन ये बात और उसी वजह से क्योंकि ये सोचा गया कि बाबा ने क्यों अपना क्लेम जताया, और उसी वजह से इसके बाद से गांधी परिवार में उनको पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाए। लेकिन ये बात मेरे फादर के मुझे कुछ नोट्स मिले हैं उनके देहांत के बाद, उसमें उन्होंने काफी विस्तारित रूप से लिखा है कि वो फ्लाइट में क्या हुआ है। उसमें से बहुत सारी चीजें उन्होंने अपना किताब में भी लिखे हैं जब वो जीवित थे उन्होंने, लेकिन कुछ एक दो चीजें उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उसमें एक बड़ी बात थी। अब ये सही है गलत है, आई डोंट नो राइटली और रॉन्गली, उनके हिसाब से ये जो स्टोरी थी, ये जो र्यूमर थी, ये बरकत गनी खान चौधरी जी ने इसको फर्स्ट प्रेस के पास प्लान किया, और उसके बाद राजीव गांधी का आसपास में उस वक्त जो लोग थे, उनके करीबी लोग थे, उन लोगों ने इस र्यूमर को बहुत ज्यादा स्प्रेड किया। और इसी वजह से, क्योंकि ये सोच के कि उन्होंने स्टेक क्लेम की प्रधानमंत्री बनने के लिए, उसी वजह से उसके बाद गांधी परिवार में उनको कभी पूरी तरह से विश्वास नहीं की। लेकिन मेरे फादर के हिसाब से उन्होंने ऐसा कोई स्टेक क्लेम नहीं किया। उनको बलराम झाकर जी ने पूछा था कि जब गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, तो किस बेसिस पे, तब उन्होंने कहा था कि ही वाज द सेकंड इन द कैबिनेट। तो हो सकता है कि उसी वजह से लोग सोचे होंगे कि बाबा, क्योंकि वो भी सेकंड इन द कैबिनेट थे, कि इस वजह से उनको वो भी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि मुझे बनाओ। लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि बाबा ने ये भी बहुत क्लियरली लिखा, अपने किताब में भी लिखा, और वो जो नोट्स मुझे मिले उसमें भी लिखा कि तब समय ऐसे थी, परिस्थिति ऐसे थी कि एक प्रधानमंत्री की हत्या की गई थी और उसमें बहुत अनसर्टेन सिचुएशन था। तो उस समय पे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी था विदाउट एनी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, ताकि पार्टी में भी कोई स्क्वॉबल ना हो और सब लोग राजीव गांधी को स्वीकार करेंगे, और उस समय पे किसी भी तरह की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की कोई चांस नहीं थी, कोई स्कोप नहीं थी। तो बाबा भी पूरी तरह से सहमत थे और वो भी इसी व्यू में थे, उनका भी व्यू यही था कि राजीव गांधी जी को इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। ये बात आपकी सही है, ये किताब में है, लेकिन हम और बहुत सारे लोग जानते हैं जो कांग्रेस कवर करते हैं पिछले 25-30 साल से कि एक ट्रस्ट डेफिसिट तो रह गया गांधी परिवार और प्रणब दा के बीच में, चाहे वो प्लेन में घटना हुई हो नहीं हो। फिर उन्होंने पार्टी छोड़ी, फिर अपने पार्टी से एक्सपेल्ड किए गए, अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद फिर दोबारा फिर वापसी भी कांग्रेस में। तो कहीं ना कहीं वो 2004 में जब मौका था या फिर 2009 में मौका था, फिर वो चूक गया। देखिए, ये ट्रस्ट डेफिसिट है
उसका वजह भी मैं अपने किताब में लिखा कि बाबा के हिसाब से, देखिए अगर आप बाबा से ऑब्वियसली आप मीट किए होंगे, बहुत बार मीट किया। और दूसरा, हाँ, तो उनका साथ आर्गुमेंट करना बहुत मुश्किल थी जी। वो अपना व्यूज में बहुत असर्टिवली अपना व्यूज बोलते थे, अपना उनका ही वाज अ पर्सन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड, अपना उसका काफी स्ट्रॉन्ग माइंड था, अपना सोच, अपना विचार थे, और उसको अपना लॉजिक को, अपनी आर्गुमेंट को वो बहुत ज्यादा लॉजिकली विद फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश करते थे। तो वो एक कारण हो सकते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति थे कि वो किसी की बात विदाउट क्वेश्चनिंग नहीं मानने वाले थे। जरूर। तो उन्होंने यही लिखा, अपना नोट्स में भी लिखा इसी बात को, एंड दैट मैं उनको कोट करके अंग्रेजी में बोल रही हूँ, दैट विद इन ऑफ 2 months of our working together, Rajiv perhaps realized that I'm a tough nut, and I'm not going to toe the line blindly. So ये बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण रहा कि किसी भी कोई बात वो बिल्कुल ब्लाइंडली कोई बात मानने के लिए कभी तैयार नहीं थे। सो हो सकता है कि इसी वजह से जरूर एक ट्रस्ट डेफिसिट तैयार हुआ। मैं आपको बता दूं कि दादा से मैं मिलने राष्ट्रपति भवन भी गया था, उसके बाद जब वो राजा जी मार्ग आए, जब राष्ट्रपति नहीं थे, तब भी मैं उनसे मिलने गया हूँ। कई बार उनके गुस्से का भी शिकार हुआ हूँ। बोलते थे कि हमेशा तैयार हो के आया करो, कुछ भी सवाल हो, खासकर जो न्यूक्लियर डील हुई थी उस वक्त बहुत डांट खाया करता था। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो मेन पॉइंट है किताब का, जो ऑर्डिनेंस फाड़ने की घटना हुई, उसको दादा ने बहुत ही पसंद नहीं किया। शायद मुझे लगता है कि जो आदमी कानून से हर जो जिसको कांग्रेस का रिजोल्यूशन पता हो कि इस साल में क्या पास हुआ था, उसको जरूर बहुत बुरा लगा होगा। बिल्कुल, और वो बात, ये न्यूज मैंने ही उनको बताया, सबसे पहले मुझसे ही पता चला। तो आप तो आपको पता ही है उनका गुस्सा कैसा था। तो बहुत दिन बाद मैं बाबा को इतना गुस्सा होते हुए देखा कि बिल्कुल मुंह पूरा लाल हो गए और बहुत ही गुस्सा हो गए कि किस तरह से राहुल गांधी जी, जो कि कैबिनेट की कोई मेंबर नहीं थे, एक सरकारी ऑर्डिनेंस को किस तरह से पब्लिकली ट्रैश करते हैं, अपने ही सरकार, और वो भी जब प्राइम मिनिस्टर बाहर हो, और वो भी जब प्राइम मिनिस्टर बाहर हो। तो इस बात से वो बहुत नाराज हो गए, बहुत खफा हो गए। और तब उन्होंने मुझे बताया बहुत गुस्से होके कि ये राहुल गांधी क्या सोचते हैं अपने आप को, वो तो कैबिनेट की कोई मेंबर भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बाहर है, तो इसका कोई अंदाजा भी है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कोalition मेंबर्स की, कोalition पार्टीज का ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये काफी सारी बातें उन्होंने बताई, और उसी रात को अपना डायरीज में भी उन्होंने इस बात की जिक्र करी, और वो काफी इस बात से राहुल गांधी से उनको लगा कि ये बहुत ही एक इमेच्योर डिसीजन है, बहुत ही एक एरोगेंट डिसीजन है। और उसके बाद उन्होंने मुझे लगता है कि उसके बाद उन्होंने लिखा फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ फॉर कांग्रेस इन 2014। हाँ जी, ये इसकी बात की घटना है। ये इसके बाद जब 2014 में इलेक्शंस हुआ और उसके बाद फिर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन की, तो एक दिन, आई थिंक 2014 भी नहीं, आई मे बी 2015 और सो, एक दिन बैठ के जब बात कर रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि 2014 में क्यों कांग्रेस का ये डिक्लाइन हुआ, उसमें बोला कि ये एक कारण है कि जब आपका अपना पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट सबके सामने अपना सरकार को इतना बेइज्जत कर सकते हैं, तो फिर वो लोग आपके वो पार्टी को क्यों वोट देंगे। जरूर। कोई और चीजें हैं लिखी, एक जगह आपने लिखा है कि राहुल गांधी को AM PM में फर्क नहीं मालूम है, कैबिनेट में राहुल गांधी ने उनके ऑफिस राहुल गांधी की ऑफिस और कैबिनेट में शामिल होने की सलाह दी थी दादा ने कि राहुल गांधी को। जी जी जी, उन्होंने सलाह दिया था कि राहुल गांधी जी कैबिनेट में शामिल हो और कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गेन करे, सरकार चलाने की प्रोसीजर्स जाने, एक गवर्नेंस की एक एक्सपीरियंस हो। तो ये सलाह उन्होंने राहुल गांधी जी को दी थी। एक जगह उन्होंने ये भी लिखा है कि बार बार राहुल गांधी का जो वेनिशिंग एक्ट होता था उसको लेकर के बड़े गुस्सा होते थे कि ये किस टाइप की पॉलिटिक्स का है। वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे इस बारे में। देखिए, बाबा के लिए पॉलिटिक्स 24/7 365 डेज,
और बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेट से मैंने सुना उनको टाइम मिलता था 11 बजे, 11:30 बजे, रात का 12 बजे कभी। तो ये डेडिकेशन। अब मैं भी कभी जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो अगर 2 दिन के लिए मैं कहीं छुट्टी जाने के लिए अगर चाह रही थी तो इमीडिएटली वो सुन के गुस्सा नाराज हो जाते थे, बोलते हैं कि इस तरह से पॉलिटिक्स नहीं होता है, पॉलिटिशियन के लिए कोई छुट्टी नहीं होता है। तो पार्टी की एक फेस है, एक मतलब राहुल गांधी इज द फेस ऑफ द पार्टी। वो 2014 के बाद जो पार्टी का ये इतनी बुरी हालत हो गई और आप बार बार मतलब देयर वाज लॉन्ग पीरियड ऑफ हिज डिसअपीयरेंस, तो इस बात से वो नाराज थे और वो उन्होंने लिखा कि दैट ही इज लूजिंग द बैटल ऑफ परसेप्शन। तो अभी क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या कहते हैं प्रणब दा? देखिए बाबा तो अभी है नहीं। भारत जोड़ो यात्रा भी जब हुआ था तभी उनका देहांत हो गया था। भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही उनका देहांत हो गया था कि 31 अगस्त 2020 में चला गया। ये मेरी सरमाइश थी कि अगर बाबा जिंदा होते तो शायद भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने डेडिकेशन दिखाया, जिस तरह से एक आउटरीच प्रोग्राम किया, तो इस बात को बाबा जरूर अप्रिशिएट करते। एक जगह आपने लिखा है कि उन्होंने अपने डायरी में लिखा है कि सोनिया गांधी बेटे को उत्तराधिकारी बनाने पे तुली हुई थी, लेकिन युवा व्यक्ति में करिश्मा और राजनीतिक समझ एक समस्या पैदा कर रही है। क्या वो कांग्रेस को पुनर्जीवित कर पाएंगे? ये क्वेश्चन मार्क जरूर था दादा के दिमाग में। जी, ये एक था, वो बहुत ही वरीड थे। देखिए राष्ट्रपति होने के बाद ही वॉज अबव पार्टी पॉलिटिक्स, कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन उन्होंने इस किताब में भी ये एक जगह बहुत ही क्लियरली लिखा है कि आज मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मैं एक लाइफ लॉन्ग कांग्रेस मैन हूँ। मेरे पिताजी 30-40 साल से कांग्रेस से जुड़े रहे, तो आज वो 2014 का बाद जब इलेक्शन रिजल्ट्स का बाद, तो ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। और वो कांग्रेस की रिवाइवल को लेके बहुत ही चिंतित थे। तो उनकी डायरीज में काफी इस तरह की रेफरेंसेस हैं कि क्या होगा, कांग्रेस कौन सी डायरेक्शन में जाएगी और राहुल गांधी क्या कांग्रेस को रिवाइव करने में सक्षम होंगे या नहीं, इस बात को लेके वो चिंतित थे। क्या ये बात भी लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, क्या प्रणब दा मनमोहन सिंह को भारत रत्न देना चाहते थे? जी, तो इसमें उन्होंने लिखा है आई थिंक 30 अक्टूबर, मुझे डेट याद है क्योंकि 30 अक्टूबर मेरे बर्थडे हैं। 30 अक्टूबर में उन्होंने अपना डायरी में लिखा है कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी का पास ये बात का जिक्र की और उसके बाद उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को बोला कि पुलक चैटर्जी के साथ बात करके सोनिया गांधी जी का इस बारे में क्या व्यू है वो असर्टेन करे। और उनको लगा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देना बहुत अच्छा एक काम होगा, बिकॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह इज अ वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट और जिस तरह से उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को एक अलग स्टेज में पहुंचाया एंड ड्यूरिंग ऑल द क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस, यूरोजोन क्राइसिस, तो उनको लगा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देना चाहिए। लेकिन वो एक एंट्री मैंने देखा, उसके बाद और कोई जिक्र नहीं था उनके दायरे में। दीदी मुझे ये बता दीजिए कि प्रणब दा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कैसे रिश्ते थे? बहुत अच्छे रिश्ते थे, बहुत अच्छे रिश्ते थे। कुछ पर्सनल मैंने इसमें बताए हैं। एक तो बहुत ही मुझे भी जान के बहुत हैरानी हुई, बाबा का एक एंट्री है जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होने के बाद जब नरेंद्र मोदी जी उनसे पहले दफे मिलने के लिए आए तो गुजरात की चीफ मिनिस्टर थे। तो बाबा ने लिखा कि वो नरेंद्र मोदी जी इज अ बिटर क्रिटिक ऑफ कांग्रेस एंड द गवर्नमेंट, और हमेशा एनडीसी की उसमें उनका साथ एक बहस होता था, एक शार्प एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होता था नरेंद्र मोदी जी का साथ। लेकिन प्राइवेटली जब भी मोदी जी बाबा से मिले तो वो हमेशा बाबा के पैर छूते थे। अरे वाह। और बाबा ने इसने भी बोला कि मुझे पता नहीं कि इसका वजह क्या है। और ये बात मैं मोदी जी से भी सुना, उन्होंने मुझे खुद पर्सनली बताए कि बाबा को वो बहुत पहले से जानते थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले ही, जब वो ऑर्गेनाइजेशनल काम के लिए दिल्ली आते थे और साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू एरिया में रहते थे,
तो मॉर्निंग वॉक के टाइम वो कभी कभी बाबा से टकरा जाते थे, तो हमेशा उन्होंने बाबा की पैर छुए और बाबा हमेशा उनसे अच्छे से बात की। तो ये एक इंटरेस्टिंग मुझे लगा। एक और सवाल है जो कि लोग जानना चाहेंगे, प्रणब दा का आरएसएस हेडक्वार्टर जाना, इस पे क्या जी। कहेंगे? देखिए, ये उनका जो आरएसएस हेडक्वार्टर जाना, मैं खुद उस वक्त मैं काफी नाराज थी अपने बाबा से, उसका मैंने काफी जिक्र भी ट्वीट भी किया किया खुल था। के, ट्वीट भी किया था मैंने, कि बस तब मैं कांग्रेस पॉलिटिक्स में पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। तो मुझे लगा कि बाबा शायद कांग्रेस की विचारधारा को किसी तरह से बिट्रे कर रहे हैं। मैं बहुत नाराज थी तब, बाबा के साथ जबरदस्त मैंने झगड़ा भी किया। लेकिन आज मैं जो सोचती हूँ, देखिए बाबा के हिसाब से, उनके हिसाब से डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज हैं वो डायलॉग्स, आप वार्तालाप कभी छोड़ नहीं सकते। उन्होंने एक बार मुझे तब कहा था, उन्होंने एक सवाल बार बार तब हो रहा था कि बाबा आरएसएस हेडक्वार्टर में जाके आरएसएस को लेजिटिमेसी दे रहे हैं। वो सभी बोल रहे थे, तो मैंने भी बाबा को ये बात बोला कि आप आरएसएस को लेजिटिमेसी दे रहे हो। तो तब उन्होंने गुस्सा होकर मुझे बोला कि मैं कौन होता हूँ आरएसएस को लेजिटिमेसी देने के लिए। देश की जनता ने एक आरएसएस प्रचारक को प्रधानमंत्री के हिसाब से चुना है, उन्होंने आरएसएस को लेजिटिमेसी दिया है। और अगर इस फैक्ट को, अगर इस चीज को तुम अगर इग्नोर करो, तो आई मीन दैट इज, यू आर एट पेरिल। आई मीन तुम्हारा, यू आर एट, इट्स अ प्रॉब्लम विथ यू। और वो हमेशा विश्वास करते थे कि डायलॉग्स, मतलब देयर शुड नॉट बी, नोबडी कैन बी, उन्होंने हमेशा बोलते थे कि पॉलिटिक्स में ओपोनेंट्स हैं, एनिमीज नहीं हैं। और हैरानी की बात मुझे ये लगा कि उन्होंने एक्चुअली आरएसएस का प्लेटफॉर्म यूज करके कांग्रेस आइडियोलॉजी की डिस्क्रिप्शन किया। सो ये बड़ी बात। तो तब तो मैं बहुत नाराज थी, बाबा से बहुत झगड़ा भी किया था। और लेकिन अब मैं जब सोचती हूँ इस बात को, आई थिंक आई रियली बिहेव लाइक अ स्टूपिड फूल। चलिए एक अंतिम का सवाल है, दादा का गुस्से को आप कैसे झेलती थी? क्योंकि हमने भी कई बार सुना, सहा है उनका गुस्सा। और एक घटना बताता हूँ कि दादा ने एक बार उनका बर्थडे था, तो हम सब ने दादा को डरते डरते हैप्पी बर्थडे किया, तो फिर उन्होंने बालूशाही मंगा के हम सबको खिलाई थी। और चाय पीते थे बिना चीनी का, और हम लोग को कहते थे कि चाय बिना चीनी के पिया करो, मिठाई मिले तो खा लिया करो। बिल्कुल। और एक और किस्सा सुनाओ, जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उनको एक लोन वाले ने फोन कर दिया, तो बड़ी तेजी से उन्होंने फोन पे चिल्ला, व्हाट यू नो, व्हाट यू आर, whom you are talking to। बाद में गुस्से फोन रखा, हम सब ने पूछा दादा क्या बोला, बोला फोन लोन वाला मुझे फोन करता है। तब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और उसके बाद जब एक्सीडेंट के बाद आए, जो कार एक्सीडेंट हो गया था, तो कुछ हुआ तो दादा ने गुस्सा नहीं किया था। हम सब ने पूछा दादा गुस्सा क्यों नहीं किया, बोलते हैं कि वो कार एक्सीडेंट में लगता है गुस्सा वाला नस जो है दब गया है। तो आप कैसे, आपकी यादें? नहीं, तो वो जब भी गुस्सा होते थे तो बस द बेस्ट थिंग कि वहां से खिसको, मतलब आपने सामने मत रहो। लेकिन मैं भी बहुत गुस्सा वाली हूँ, और खासकर ये जैसे जैसे आरएसएस का मैंने एक इंसिडेंट बताया, जी। तो जब मैं सीरियसली, मैं तब गुस्से में थी, लेकिन बाबा एक शब्द भी नहीं बोलते थे। चलिए, एक शब्द भी नहीं बोलते थे तब, बोला था तब। अच्छा, एक जाते जाते ये बता दीजिए, इस किताब के में जो इंटरव्यू आप दे रही हैं, कांग्रेस के नेताओं के फोन तो आ रहे होंगे? नहीं जी, अभी तक कुछ फोन नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कांग्रेस से सोशल मीडिया में मैं बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही हूँ, बट वो तो चलिए, जो सच्चाई है वो किताब में है। शर्मिष्ठा मुखर्जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने। थैंक यू मैम।